हेलो नमस्कार, मेरा नाम साहिबा मंसूरी है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंटीकोगुलेंट के बारे में। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एंटीकोगुलेंट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एंटी, एक होता है कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब क्लोट। ठीक है, तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? क्लोट के अगेंस्ट। तो मतलब एंटीकोगुलेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो कि क्या करते हैं? ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करवाते हैं। द एंटीकोगुलेंट इज द केमिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। तो एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किस लिए हम यूज करते हैं? टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। अगर हमें ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करना है तब हम किसका यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट का। द एंटीकोगुलेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीथ्रोम्बिन। एंटीकोगुलेंट को हम एंटीथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। एंटीथ्रोम्बिन का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट नहीं हो देगा। जो एंटीथ्रोम्बिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट नहीं होने देगा, और अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आगे की क्लॉटिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और क्लॉट से क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। इसलिए एंटीकोगुलेंट को एंटीथ्रोम्बिन के नाम से जाना जाता है। द एंटीकोगुलेंट इनहिबिट द एक्शन ऑफ वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन इन द ब्लड दैट आर नेसेसरी फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं बेटा? जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 13 क्लॉटिंग फैक्टर, उनमें से किसी एक क्लॉटिंग फैक्टर के एक्शन को भी क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट से क्या कर सके? बचा जा सके। ठीक है, तो 13 जरूरी नहीं 13 क्लॉटिंग फैक्टर के एक्शन को या उनके फंक्शन को कम करे, इनहिबिट करे। अगर किसी एक क्लॉटिंग फैक्टर के फंक्शन को इनहिबिट कर देंगे ना तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। अब पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट, तो इसके पर्पस क्या है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ठीक है, अगर हमको ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करवाना है तो हम किसका यूज करेंगे? एंटीकोगुलेंट का। फॉर स्टोरेज ऑफ ब्लड, अगर हमारे ब्लड कंपोनेंट या फिर ब्लड को हमको स्टोर करना है लॉन्ग टाइम तक या फिर उसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन करना है तो बेटा हम किसका यूज करेंगे? एंटीकोगुलेंट। क्योंकि अगर हम जैसे ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? क्लॉट बन जाता है। तो उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। तीसरा है फॉर स्टडी ऑफ ब्लड कंपोनेंट। अगर हमें ब्लड कंपोनेंट की स्टडी करनी है, जैसे आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, अगर इनके बारे में स्टडी करना है उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? एंटीकोगुलेंट। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट। जो एंटीकोगुलेंट होता है ना बेटा वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एक होता है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो नेचुरली हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हिपेरिन। ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना उसे क्या करता है? क्लॉट से बचाता है। तो ये इंट्रावेनस ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करता है। दूसरा है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है जिसको हम बनाते हैं, आर्टिफिशियली हम मेड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो उन एंटीकोगुलेंट को आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। जैसे ईडीटी हो गया, सोडियम सिट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, डबल ऑक्सिलेट, ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से एंटीकोगुलेंट होते हैं और उनके वैक्यूटेनर का कलर कैसे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्लेन ऑयल होता है ना रेड टॉप वाला, उसमें किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। ठीक है, और इसका हम यूज करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में, और अगर हमको ब्लड में से सीरम को सेपरेट करना है तब हम कौन सा एंटीकोगुलेंट, तो हम कौन सी वाइल यूज करेंगे? प्लेन वाइल। फिर आता है हमारा सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट। इसका जो वैक्यूटेनर का कलर होता है ना बेटा ये होता है ग्रे कलर का, और इसका यूज करते हैं हम ग्लूकोज एस्टिमेशन। अगर हमें ग्लूकोज एस्टिमेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? सोडियम फ्लोराइड। तीसरा होता है बेटा ईडीटी, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ईडीटी का यूज जो वैक्यूटेनर होता है ना वो होता है बेटा लेवेंडर, पर्पल कलर का होता है, और इसका यूज करते हैं मतलब हेमाटोलॉजी में जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं ना वो ईडीटी एंटीकोगुलेंट से हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जैसे ब्लड सेल काउंट हो गया, ईएसआर हो गया, पीसीवी हो गया, एचबी एस्टिमेशन हो गया, ये किससे हम करते हैं? ईडीटी एंटीकोगुलेंट से। फिर आता है 3.2% सोडियम सिट्रेट। इस एंटीकोगुलेंट के वैक्यूटेनर का कलर होता है बेटा स्काई ब्लू कलर का होता है, और इसका यूज करते हैं हम कोगुलेशन स्टडीज। जो कोगुलेशन टेस्ट होते हैं ना लाइक प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, इसके लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? 3.2% सोडियम सिट्रेट। देन आपका आता है हिपेरिन। जो हिपेरिन होता है ना इसके वैक्यूटेनर का कलर होता है बेटा कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर का, और इसका यूज करते हैं हम बोन मेरो स्टडीज के लिए। फिर आता है एसिट्रेट या फिर आप बोल सकते हो एसएसटी। ठीक है, एसएसटी जो ट्यूब होती है ना उसके वैक्यूटेनर का कलर होता है बेटा येलो कलर, इसका हम ब्लड कल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो आपका K2 ईडीटी है ना ईडीटी का ही टाइप होता है। ईडीटी के दो टाइप होते हैं, K2 और K3। ठीक है, तो उसका भी लेवेंडर कलर ही होता है वैक्यूटेनर का कलर, और इसका यूज हम ब्लड बैंक के टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लड टाइपिंग, ब्लड ग्रुपिंग, इनके लिए हम K2 ईडीटी का यूज करते हैं।
अब पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो होता है हमारा हिपेरिन, उसके बारे में देखेंगे। द हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट विच प्रिवेंट फ्रॉम इंट्रावेनस ब्लड क्लॉटिंग। हिपेरिन क्या होता है बेटा? एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट, मैंने आपको बताया था ये हमारी बॉडी के थ्रू नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? इंट्रावेनस ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसमें क्लॉटिंग से कौन प्रिवेंट करवाएगा? हिपेरिन। इट एक्ट एज एंटी थ्रोम्बिन, ये किसकी तरह एक्ट करता है? एंटी थ्रोम्बिन। मतलब बेटा हिपेरिन क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देगा तो ब्लड क्लॉट से क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अमोनियम सॉल्ट इज यूज। जो हिपेरिन होता है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट का यूज करते हैं। अगर सोडियम सॉल्ट होगी हिपेरिन में तो सोडियम हिपेरिन, पोटेशियम सॉल्ट होगी तो पोटेशियम हिपेरिन, लिथियम सॉल्ट होगी तो बेटा लिथियम हिपेरिन, और अमोनियम सॉल्ट होगी तो अमोनियम हिपेरिन होगा। ठीक है, ये होता है। फिर इसके वेकेटनर का कलर होता है ग्रीन कलर। ठीक है, ये हिपेरिन वाइल होती है एंटीकोगुलेंट, तो इसके वेकेटनर का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं बेटा कि ये कैसे क्लॉट से प्रिवेंट कराएगा। जो हिपेरिन होता है ना, वो क्या एक्ट किसकी तरह करता है? एंटी थ्रोम्बिन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्या कर देगा? एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देगा। अब ये एंटी थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन के अगेंस्ट काम करेगा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा तो क्लोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो हिपेरिन क्या करता है? क्लोट से बचाता है, किसकी तरह एक्ट करके? एंटी थ्रोम्बिन की तरह एक्ट करके। देन हम पढ़ते बेटा इसका प्रोपोर्शन कि 1 ml ब्लड में कितना हिपेरिन हम यूज कर सकते हैं। तो 0.2 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड, अगर हम 1 ml ब्लड ले रहे हैं तो उसमें 0.2 मिलीग्राम हम क्या ले सकते हैं? हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसका यूजेस की देखते हैं। तो बेटा हिपेरिन वाइल का हम यूज करते हैं टीबी गोल्ड टेस्ट के लिए, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं? हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सपेंसिव। बेटा जो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है ना, ये क्या होता है? थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसके अलावा ये क्या कर देता है? हमारे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का क्लम्प बना देता है। ठीक है, तो इसलिए भी इसका क्या करते हैं? हम यूज नहीं कर सकते। अगर सेल की मॉर्फोलॉजी को देखना है तो हम हिपेरिन वाइल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट की क्लम्पिंग कर देता है ये। दूसरा एंटीकोगुलेंट देखेंगे बेटा ईडीटी। इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटी इज मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट यूज होता है हेमेटोलॉजी में। मतलब अगर हम हेमेटोलॉजी की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? ईडीटी है। ठीक है, इट इज कलरलेस एंड वाटर सोल्यूबल। तो ईडीटी क्या होता है? कलरलेस होता है, और वाटर या फिर ब्लड में क्या होना चाहिए? सोल्यूबल होना चाहिए। सॉल्ट की बात करें तो ईडीटी में 2 सॉल्ट होती है, डाइसोडियम और डाइपोटेशियम। मेनली हम डाइपोटेशियम सॉल्ट का यूज करते हैं बेटा, क्योंकि ये वाटर में अच्छे से घुलनशील होती है, अच्छे से सॉल्युबल होती है, इसलिए हम डाइपोटेशियम का यूज करते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो ईडीटी होता है ना, वो होता है कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट। जो कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट मतलब ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कैल्शियम को क्या कर लेते हैं? अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। अब ईडीटी क्या करेगा? कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेगा, और हमको पता है कैल्शियम क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर होता है, जो कि बहुत सारी क्लोटिंग की जो स्टेप्स होती है ना, उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा। अगर मान लो ईडीटी ने क्या कर लिया? कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लिया, अब ब्लड में क्या रिमूव हो गया? कैल्शियम रिमूव हो गया, तो क्लॉट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लॉट होने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कैल्शियम की। इसलिए ईडीटी क्या होता है? कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता है। कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेगा और क्लॉटिंग से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। अब जो ईडीटी होते हैं ना बेटा, इसके 2 टाइप होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था 2 होते हैं। एक तो होता है K2 ईडीटी है, और एक होता है K3 ईडीटी है। जो K2 ईडीटी होता है ना, इसमें डाइसोडियम और डाइपोटेशियम सॉल्ट होती है। ठीक है, जबकि वाइल अगर K3 जो ईडीटी होता है ना, इसमें ट्राइपोटेशियम सॉल्ट होती है, और जो अभी सबसे ज्यादा यूज यही होता है रिसेंटली। K3 ईडीटी जो होता है ना, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब बात करें इसके वेक्यूटेनर की, तो बेटा इसका कलर होता है पर्पल कलर। इसके वेक्यूटेनर का कलर कैसा होगा? पर्पल कलर। इसका प्रोपोर्शन देखें तो 102 मिलीग्राम पर ml ऑफ ब्लड। अगर 1 ml ब्लड लेंगे तो उसमें 102 मिलीग्राम हम क्या ऐड करेंगे? एंटीकोगुलेंट, ईडीटी एंटीकोगुलेंट। जिसकी बात करें तो लगभग हेमेटोलॉजी में जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं ना बेटा, वो हमारे ईडीटी एंटीकोगुलेंट के द्वारा परफॉर्म होते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर हमको सीबीसी करना है तो हम ईडीटी एंटीकोगुलेंट से यूज करेंगे। एचबी एस्टिमेशन के लिए ईएसआर, पीसीवी हो गया, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, सेल काउंट, HbA1c, इन सभी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? ईडीटी है। फिर आता है बेटा सोडियम सिट्रेट।
जो सोडियम सिट्रेट होता है ना, ये हम हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग दोनों के अंदर इसका यूज करते हैं। इट इज मोस्टली यूज इन कोगुलेशन स्टडी। और सोडियम सिट्रेट का हम ज्यादातर यूज किसमें करते हैं? कोगुलेशन टेस्ट के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, थ्रोम्बिन टाइम हो गया। अगर इनकी स्टडी करनी है तो हम क्या किसका यूज करेंगे? सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट का। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते बेटा, जो सोडियम सिट्रेट होता है ना, वो क्या कर देता है? आयनाइज्ड कैल्शियम, जो आयनाइज्ड कैल्शियम होगी ना बेटा, जो कैल्शियम आयनाइज्ड कैल्शियम मतलब वर्किंग कैल्शियम अपना काम करेगी, उसको क्या कर देगा? ये अनआयनाइज्ड कैल्शियम में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे अनआयनाइज्ड कैल्शियम हो जाएगा तो कैल्शियम अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब क्लोटिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा। तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है? आयनाइज्ड कैल्शियम को क्या करता है? अनआयनाइज्ड कैल्शियम में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इनहिबिट द ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। फिर इसके टाइप्स के पढ़ते हैं। तो सोडियम सिट्रेट बेटा दो टाइप के होते हैं, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड डाइसोडियम सिट्रेट। ये दो टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट। इसका रेशियो देखते हैं तो 1:9, मतलब एक पार्ट तो लेंगे हम एंटीकोगुलेंट का और 9 पार्ट किसका लेंगे? हम ब्लड का। वही अगर डाइसोडियम सिट्रेट की बात करें तो 1:4 का लेते हैं। 1 पार्ट तो लेते हैं एंटीकोगुलेंट एंड 4 पार्ट लेते हैं ब्लड का। उसी प्रकार इसकी कंसंट्रेशन देखते हैं तो ट्राइसोडियम सिट्रेट की कंसंट्रेशन होती है बेटा 3.2% ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है, जबकि डाइसोडियम सिट्रेट की होती है 3.8%। अगर ट्राइसोडियम सिट्रेट की वेक्टनर का कलर देखते हैं बेटा तो इसका होता है स्काई ब्लू, जबकि अगर हम डाइसोडियम सिट्रेट का देखेंगे तो वो होता है ब्लैक कलर का। इसका यूजेस की बात करें, ट्राइसोडियम सिट्रेट का हम यूज करते हैं कोगुलेशन टेस्ट के लिए, लाइक प्रोपीटी, एपिटिटी एंड थ्रोम्बिन टाइम। इसके लिए हम इसका यूज करते हैं 3.2% ट्राइसोडियम सिट्रेट। वही डाइसोडियम सिट्रेट का हम यूज करते हैं बेटा ESR एस्टिमेशन के लिए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं? डाइसोडियम सिट्रेट का। अब बात करते हैं हम बेटा सोडियम फ्लोराइड। जो सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट होता है ना, क्या होता है? एक वीक एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब इतना एक्टिवली काम ही नहीं करता है। अगर हम किसी अदर एंटीकोगुलेंट के उसके साथ ऐड कर देंगे ना, तब ये क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करवाता है। जैसे द सोडियम फ्लोराइड इज अ वीक एंटीकोगुलेंट। ये क्या होता है? एक वीक एंटीकोगुलेंट होता है विच इज यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेशियम ऑक्सिलेट। मैंने आपको बताया था ना, अदर एंटीकोगुलेंट यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अगर हम सोडियम फ्लोराइड में पोटेशियम ऑक्सिलेट ऐड कर देंगे, ठीक है, या तब ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और क्या करेगा? क्लॉट से प्रिवेंट करवाएगा। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं बेटा। जो सोडियम फ्लोराइड क्या होता है? दो तरह एक्ट करता है, एज ए एंटीकोगुलेंट, एज ए एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, एज ए एंटीकोगुलेंट तो बेटा ये भी क्या होता है? जो सोडियम फ्लोराइड होता है ना, कैल्शियम चिलेटिंग एजेंट होता है, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेगा और क्लॉट से प्रिवेंट करवा लेगा। जबकि एक होता है एंजाइम इनहिबिटर, मतलब जो सोडियम फ्लोराइड होता है ना बेटा, एक एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, और वो एंजाइम होता है हमारा एनोलेज एंजाइम, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो हमें ग्लूकोज टेस्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सोडियम फ्लोराइड। अगर हमें एक्चुअल अमाउंट का पता होना चाहिए ग्लूकोज का, हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज है, तो हम सोडियम फ्लोराइड का ही यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम को क्या कर देगा? इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम लाइक एनोलेज इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, और ग्लाइकोलाइसिस से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। क्योंकि बेटा ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जो क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। अगर हमारा ग्लूकोज ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हमें ग्लूकोज का एक्चुअल अमाउंट का कितना है, कैसे क्या है, पता कैसे चलेगा? इसलिए हम सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल विल नॉट फॉल। जितना हमारे ब्लड में होगा उतना ही वो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट अमाउंट। फिर इसका प्रोपोर्शन देखते हैं बेटा कि 1 ml ब्लड में हम 1 मिलीग्राम क्या ऐड करते हैं? सोडियम फ्लोराइड। अब बात करें वेक्यूटेनर की, तो जो सोडियम फ्लोराइड होता है ना, इसके वेक्यूटेनर का कलर होता है ग्रे कलर। इसके यूजेस की बात करें तो बेटा इसका मैंने आपको बताया था ग्लूकोज डिटर्मिनेशन टेस्ट, मतलब अगर हमें ग्लूकोज टेस्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे? सोडियम फ्लोराइड, या फिर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। दोनों टेस्ट हम ग्लूकोज को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, अब आता है बेटा, ये तो हो गए आपके एंटीकोगुलेंट। अब पढ़ेंगे वाइल्स विथ नो एंटीकोगुलेंट, मतलब ऐसी वाइल जिसमें किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं है। तो ये 2 वाइल होती है। एक होती है बेटा प्लेन वाइल, मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेन वाइल में किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। दूसरा होता है SST वाइल, सीरम सेपरेटर ट्यूब। ठीक है, SST सीरम सेपरेटर ट्यूब वाइल। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन वाइल की। जो प्लेन वाइल होता है ना बेटा, इट डू नॉट कंटेन एनी एंटीकोगुलेंट। मैंने आपको बताया था प्लेन वाइल में किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं होगा। अगर हम इसमें ब्लड ऐड करेंगे तो कुछ समय बाद में वो क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा।
इसका वेक्यूटोनर का कलर होता है बेटा प्लेन वाइल का होता है रेड कलर। अगर हम इसका यूज की बात करें तो हम इसका यूज कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमको सीरम से कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है तब हम कौन सी वाइल का यूज करेंगे, प्लेन वाइल का यूज करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें जैसे ब्लड लेंगे तो कुछ समय बाद में वो क्लॉट हो जाएगा। क्लोटेड ब्लड को हम जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर जो लिक्विड पार्ट आएगा वो होगा सीरम, और सीरम से हम क्या करते हैं बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सीरोलॉजी टेस्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, प्लेन वाइल का यूज करते हैं। फिर आता है बेटा सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, ठीक है। तो प्लेन वाइल के लिए अगर हम दूसरे सीरम को हमें ऑब्टेन करना है तब हम सीरम सेपरेटिंग ट्यूब का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे प्लेन वाइल के दो डिसएडवांटेज होते हैं बेटा। एक तो ये होता है कि ब्लड का क्लॉट होने में ये टाइम लगाता है, टाइम कंज्यूम करता है, लाइक 5 to 10 मिनट कंज्यूम कर लेता है। इसके अलावा क्लॉट होने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करना नेसेसरी होता है ताकि सीरम अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो इन दोनों डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम कौन सी ट्यूब का यूज करते हैं, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इट डो नॉट कंटेन एनी एंटीकोगुलेंट, इसमें भी किसी प्रकार का एंटीकोगुलेंट नहीं होता है, लेकिन बेटा इसमें होते हैं दो एजेंट। मैंने बताया था ना इसके दो डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूम करता है, इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगेशन की रिक्वायर होती है इसमें। तो इन्हीं दो डिसएडवांटेज का दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एसएसटी का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दो एजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा सिलिका पार्टिकल्स। ये जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, क्लोटिंग की प्रोसेस को बढ़ा देंगे, मतलब जल्दी से जल्दी क्या कराएगा, ब्लड का क्लॉट करवाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है बेटा सीरम सेपरेटर। ये क्या होता है, एक जेल होता है जो ब्लड सेल में बेटा क्या कर देता है, हमारी सीरम को सेपरेट कर देता है, ठीक है। तो इसमें इजीली सीरम क्या हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, हमें सेंट्रीफ्यूगेशन की भी रिक्वायर नहीं होती है और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसएसटी ट्यूब का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। एसएसटी ट्यूब का वेक्टर्नर का कलर होता है येलो, येलो कलर का होता है, ठीक है। और इसका यूजेस की बात करें तो सेम होता है बेटा फॉर बायो, क्योंकि इसमें सीरम ऑब्टेन होता है तो सीरम से जो भी टेस्ट करते हैं वो करेंगे हम। फर्स्ट होता है बेटा बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है, फिर होता है हमारा सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट में जो भी टेस्ट करना है हम सीरम से तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमको सीरम सेपरेट करना है तो इसके लिए भी हम एसएसटी का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।